Hey there, welcome to my channel KDG Classes. So in the first video we have been discussed the features or the overall features of our economy. We have taken point by point. अब उन points का हम detailed explanation देंगे आपको, ठीक है, with the help of book itself, and the book which we are referring to is written by T.R. Jain and V.K. Uri. और आपने अगर part 1 नहीं देखा है तो go to my channel. There I have made the playlist. Just click there and watch the videos, okay, the first part, sorry. So ऑलरेडी हमने फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आवर टॉपिक इज स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. तो आपको इतना तो पता ही होगा बीइंग एन इंडियन कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करता है. बहुत ही एज अ सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के अंदर. तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अराउंड 72% ऑफ पॉपुलेशन जो है दे डिराइव इट्स लाइवलीहुड फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ. तो हम देख सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस सेक्टर की हमारे इकोनॉमी के अंदर. लेकिन फिर भी दिस इज अ सेक्टर विच इज़ facing backwardness and stagnation at that particular point of time, at that particular period of time. What period of time? When there was a British rule. तो इतना लोग एंगेज हो रहे हैं लेकिन फिर भी देख रहे हो आप इतना कुछ इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है, जीटीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है. रीजंस हैं इसके वेरी मैनी रीजंस. द फर्स्ट ऑफ देम ऑल इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. अब ये लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है पहले हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे जैसे कि आपके गाइड में प्रोवाइड है. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन माने कि टोटल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी माने कि आउटपुट पर हेक्टेयर लैंड. अब ये दोनों जो थे ये बहुत ही लो थे, देवर एक्सट्रीमली लो. अब इसका रीज़न आपको दिया हुआ है. इसका रीज़न या तो हो सकता है कि देयर वॉज द लैक ऑफ मीन्स विद द फार्मर्स, या तो फार्मर्स के पास इतनी अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जिसकी हेल्प से वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, या फिर वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं. ठीक है, सो दीज टू रीजन्स यहाँ पे दिए गए हैं. अब हम समझेंगे कि भाई क्या क्या थे रीजन्स. उससे पहले यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड की गई है हमको जहाँ पे प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ईयर वाइज दिया हुआ है. दो सब्जेक्टिव अगर हमारा एग्जाम होता है तो हम वहाँ देखते हैं कि यहाँ पे इसको दे देते हैं एंड देन इसको कंक्लूजन ड्रॉ आउट करने के लिए कहते हैं. बट एज वी कुड से ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे केस बेस्ड पे भी दे सकते हैं आपको ये टेबल एंड देन इसको इंटरप्रेट करना है. तो आपको क्या करना है, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके. ये जो पैरा है इसको एक रीडिंग देनी है. आई मेक यू श्योर कि ये आपको क्लियर हो जाएगा. अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. अगली वीडियो में मैं इसको क्रिस्टल क्लियर कर दूँगी आपको. दो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ ये जो टेबल में प्रोवाइडेड है ना इसकी वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन दे रखी है. ठीक है, इसको एक रीडिंग दे देना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज़ द एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम. अभी क्या था, जो हमारा कॉलोनियल गवर्नमेंट था, कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ पे उन्होंने एक सिस्टम दिया लैंड सेटलमेंट के लिए जिसको हम पॉपुलरली ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते थे. ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप पे बेस था. किसके बीच में? ओनर्स, गवर्नमेंट और टिलर्स. यहाँ पे ऐसे चेन थी कि गवर्नमेंट आपकी हेड है और यहाँ आगे आपके टिलर्स. इन दोनों के बीच में कौन थी सोर्स? देवर दी ओनर्स. इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट करते थे वो ओनर्स. और इनको किसने अपॉइंट किया? ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया. और इनके अपॉइंट करने से ही इन ओनर्स के, इन ज़मींदार को इन्होंने अपॉइंट किया. इनकी वजह से ही जो है बहुत ही नेगेटिव ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिले. अभी हम ये पढ़ेंगे, यू विल गेट एवरीथिंग इन योर माइंड. नाउ दिस वी हैव डिस्कस्ड. एक और 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया कि ये जो लैंड सेटलमेंट का सिस्टम है, ज़मींदारी सिस्टम है, ये ज़्यादातर आपको बंगाल प्रेसिडेंसी के एरियाज में देखने को मिलेगा. यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे ही ज़्यादा एक्टिव था. ठीक है, तो अब हम देखते हैं फीचर्स क्या थे इस सिस्टम के. व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द सिस्टम? पहला, first point, the zamindars were recognized as the permanent owners of the soil, which implemented that profits generated from the cultivation were to
एक्यूरेट टू जमींदार्स इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटर्स. व्हाट इज दिस नाउ? यहाँ पे ये था कि जो कल्टिवेटर्स, देखो सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी. ओनर्स कौन थे? जो लैंड के मालिक थे, ठीक है, वो ओनर्स थे. ओनर्स को और क्या कह सकते हो आप? जमींदार्स. ठीक है, ये क्या थे? लैंड के मालिक थे, ओनर्स थे. और जो टिलर्स थे, पेजेंट्स बोलो, टिलर्स बोलो, कल्टिवेटर्स बोलो, ये कौन थे? ये वहाँ पे काम करते थे और उस काम को करने के लिए ये ओनर्स को रेवेन्यू देते थे. और ओनर्स किसको रेवेन्यू देते थे? गवर्नमेंट को. ये चेन याद रखो. क्या चेन है ये? टिलर्स जो थे वो ओनर की लैंड पे काम करते थे, इनकी लैंड पे काम करते थे, तो उसके लिए इनको क्या देते थे? रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू. और ओनर्स गवर्नमेंट को फर्दर एक फिक्स्ड रेवेन्यू देते थे, वो भी लैंड रेवेन्यू था. वो काम करने के लिए, और उनकी है गवर्नमेंट काम करने दे रही है, इसलिए ओनर्स उनको देते थे. ऐसे साइकिल चलती थी, ये रिलेशन थी. ठीक है, चलो ये समझ में आ गया. हाँ, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया क्या कौन था. तो यहाँ पे ज़मींदार का क्या मोटिव रहता था कि भाई हम जितना भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना लैंड को कल्टिवेशन करने से, कौन ले जाए? हम ले जाए. ठीक है, और काम कौन कर रहा था? टिलर्स. सेकंड पॉइंट क्या है? व्हाट वाज द सेकंड फीचर? दैट दिस जमींदार्स हैव टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू. यही पॉइंट है जो हमने अभी कुछ सेकंड पहले डिस्कस किया है. नाउ थर्ड पॉइंट. Third point says that zamindars were free to extract as much from the tillers of the soil as they could. ये नहीं था कि एक फिक्स है कि भाई कितना भी कल्टीवेट करोगे, नहीं, जितना आप चाहते हो, ओनर्स जितना आपको चाहिए उतना लो. No foundations. In fact, the only interest of the zamindars was to maximize land revenue collection, ignoring the plight of the tillers. अब यहाँ पे जमींदार तो अपना प्रॉफिट देखेंगे. भाई जमींदार क्या करते हैं कि भाई हम अपना देखेंगे, टिलर्स तुम मरो कुछ करो, वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट दैट. तो यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके सोचते रहते थे. ऑब्वियसली वो तो मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो कभी भी कोई कंडीशंस, कोई वे नहीं देते थे, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं करते थे, ना इरिगेशन फैसिलिटी देते थे प्रॉपर टिलर्स को. और अगर ऐसा कुछ आप कर नहीं रहे हो तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा. यहाँ से क्या पॉइंट निकल के आता है आपका? लो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी. इसका एक वन ऑफ द मेजर पॉइंट था आपका ये सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया गया था. क्यों? क्योंकि ओनर्स को तो अपने पैसों से मतलब है. अब टिलर्स बेचारे, प्रॉफिट आता है वो भी वो ले जाते हैं, चलो अपने घर से पैसा उठाया लगा दिया, अगले साल फिर वो प्रॉफिट ले गए. कहाँ से कितना पैसा तो वो ला ही नहीं सकते, तो लगाएंगे क्या? क्या फिर प्रोडक्शन होगा, क्या फिर खाएंगे? तो यही बात है, यही था वन ऑफ द मेन रीज़न. ठीक है, और एक बार हम पिछले वाले पेज पे चलते हैं. 2 बॉक्सेस हैं जो हमने छोड़ दिए हैं. नाउ आई गेट देम. सो द फर्स्ट इज जमींदारी सिस्टम. इसको जस्ट हैव अ रीडिंग, ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है. जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. व्हाट इज दिस? अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्क थ्रू मिडिल मैन, दैट इज कॉल्ड जमींदार्स, एंड इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड दी पेजेंट्स. पेजेंट्स कोई नहीं, ऑनर्स, सॉरी, टिलर्स ऑफ द लैंड को ही बोला गया जो कल्टिवेट करते हैं लैंड को. ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द लैंड. ओनर्स को क्या बोलते थे? जमींदार्स. टिलर्स को क्या बोलते थे? पेजेंट्स. जो किस पे काम करते थे? जमींदार्स के खेतों पे. ठीक है, चलो अब आ जाओ द नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है कि द इम्प्लीकेशन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज अलार्मिंग फॉर फार्मर्स एंड फार्मिंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, it led to unlimited exploitation of the tillers of the soil by the zamindars. दो ये मैंने ये जो पॉइंट लिखा है टिलर्स की कंडीशन, ऐसे भी आ सकता है कि हाँ व्हाट वाज द कंडीशन, लेकिन अभी तो आपका सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा. लेकिन उसमें भी ये बोल सकते हैं कि अच्छा वो बहुत मज़े ले रहे थे, या वो बहुत दुख में थे, या उसका इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. ऐसे ऑप्शन दे देंगे और आपको टिक करना होगा. तो देखो फोकस. तो बेसिकली इस सिस्टम से टिलर्स का फ़ायदा हुआ? डेफिनेटली नो, क्योंकि वहाँ पे उनका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा था. रेट्स जो थे, सेकंड पॉइंट, रेट्स जो थे लैंड रेवेन्यू के वो बढ़ा दिए जाते थे ज़मींदार के द्वारा, जिसकी वजह से इट लेड टू द फ्रीक्वेंट एविक्शन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल. बेसिकली उससे क्या, देखो अब ये क्या है, ये पॉइंट एविक्शन मतलब कि एक्शन ऑफ एक्सपेलिंग. अब ये क्या है, तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया तो मैं समझाऊंगी. ठीक है, तो ये क्या पॉइंट है कि देखो अब ये एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. ये लैंड है ज़मींदार की,
कोई बाउंडेशन नहीं थी, कितने भी टिलर्स को लगाए, कितने भी टिलर्स को दे। इसने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसने बोला यहाँ पे आप काम करोगे। यहाँ टिलर 1 काम करता है, 2, 3, 4, ऐसे जल्दी जल्दी समझो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस छोटे से कंसेप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब वो लेता जा रहा है। फिर उसने आगे क्या किया, इसके फर्दर और पार्ट्स बनाता गया, क्या है कि बहुत सारे लोगों को दूंगा। फिर यहाँ पे सारे के अलग अलग टिलर्स को देता गया। अब यहाँ पे इतना लैंड है, ऊपर से प्रॉफिट भी वो ले जाए, कुछ दे भी ना प्रोडक्शन करने के लिए। फिर और छोटे छोटे सेक्टर्स को डिवाइड करता गया वो। तो यहाँ से अपने आप टिलर्स भागेंगे, पैसे दे नहीं सकते, लैंड थी थोड़ी बड़ी थी तो कुछ हो जाता था, इतनी छोटी कर दी कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। थर्ड इज टिलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर्स, ऑब्वियसली क्योंकि पैसा कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, लैंडलेस लेबर ही कहलाएंगे, ठीक है। So the last point which is discussed here, that's farming, even though it was a principal source of livelihood, was driven to the backwardness and long period of stagnation. Now the third point which comes here, that is forced commercialization of agriculture. अब commercialization क्या होता है? Commercialization मतलब होता है shift from a subsistence cultivation to a cultivation of cash crops on the market. अब ये क्या है? देखो, एक फार्मर है, वो अपने लिए प्रोडक्शन करता है, दैट इज सब्सिस्टेंस कल्टिवेशन, जो अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मेरा 1 हेक्टेयर का एक प्लॉट है, वहाँ पे मैं कल्टिवेशन करती हूँ और अपनी फैमिली के लिए करती हूँ, ठीक है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करने लगूँ, उसको मैं मार्केट में सेल करने लगूँ। वो क्या हो जाएगा, कल्टिवेशन फॉर दी कैश क्रॉप्स, मार्केट के लिए, मार्केट को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यही होता है आपका कमर्शलाइजेशन, जहाँ पर आप खुद के प्रोडक्शन को छोड़ के मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हो। और जो फार्मर्स हैं उनको इसके लिए फोर्स किया जाता था, वो अपने विल से नहीं करते थे, ये उनको फोर्स किया जाता था कि भाई आपको कमर्शलाइजेशन करनी है। अब यहाँ पे इस कमर्शलाइजेशन के अंडर हम ये 3 नोटेबल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर दे, लेट्स फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। अब ये है, फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो को प्रोड्यूस करें, और ये बेसिकली क्यों किया जाता था, क्योंकि इंडिगो जो है वो कहाँ पे यूज़ होता था, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता था डाइंग के लिए और ब्लीचिंग के लिए। तो फार्मर्स को या तो मार पीट के कहा जाता था करो, या फिर उनको ऐसे ज़्यादा मनी दे के कि कर दो प्लीज़ प्लीज़, ऐसे करके उनसे काम निकलवाते थे, ठीक है। और उनको उतनी पेमेंट देते थे जितनी उसकी प्लांटेशन में लगेगी, मतलब उसके कल्टीवेशन में लगेगी, मतलब कि जितना पैसा उसको लगाने में, फिर फर्दर और चीज़ें पुट करने में, उतना ही पैसा देते थे। फर्दर उसको जो बेचा, मतलब फार्मर्स ने उनको दिया, उसके कुछ मनी नहीं होता था, तो फार्मर्स के लिए बचता भी कुछ नहीं था। इंडिगो की प्लांटेशन में बेसिकली एक डिसएडवांटेज पता है क्या होता है, इंडिगो की प्लांटेशन में ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर आपने 2 से 3 बार एक लैंड पे उसको उगा दिया ना, तो उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो चली जाती है, और फिर उसके बाद आप कोई क्रॉप नहीं उगा सकते। इसलिए फार्मर्स जो थे वो मना करते थे इंडिगो प्लांटेशन के लिए, ठीक है। Okay, now the next point. Production of commercial crops exposed the subsistence farmers to uncertainties of the market for their own subsistence. तो जो प्रोडक्शन था इस कमर्शियल क्रॉप का, उससे जो फार्मर्स थे, अब ये मार्केट के लिए प्रोड्यूस करने लगे थे, लेकिन ये अपना तो कुछ देखते नहीं, मार्केट के लिए प्रोड्यूस करने लग गए। अब अपना क्या, अपना पेट कहाँ से भरेंगे, ठीक है। देन थर्ड इज स्विचिंग फ्रॉम सब्सटेंस टू कैश क्रॉप। अब यहाँ पे अब तो आप अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो 1 टन प्रोड्यूस कर रहे हो आप अपनी फैमिली के लिए, अब मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना है तो 5 टन प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए सारी चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में लगेंगी। जैसे आप पहले ऐसे ही सिंपली कर लेते थे 1 टन के लिए कि भाई मैं अकेला कर लूँगा, अब वहाँ पे और वर्कर को आप इम्प्लीमेंट करोगे 5 टन लगाने के लिए, ऐसे ऐसे करके तो ज़्यादा तो नीड्स चाहिए होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप ये क्या करने लगे, लोन लेने लगे, फार्मर्स लोन लेने लगे, फिर उस लोन को चुका नहीं पाते तो इतने कर्जे में डूब गए हैं फार्मर्स, ठीक है। ये पॉइंट डिस्कस किया गया है। फिर है हमारा 4th पॉइंट, दैट इज़ द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब कि अब इसको एक लाइन में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं। इसमें ये लिखा है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पैसे तो कोई लगाता ही नहीं था। ये गवर्नमेंट थी, ज़मींदार थे, ये अपना अपना देखते थे, बाकी कुछ नहीं। अभी यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स, नेचुरल कंडीशंस होती, जैसे कि फ्लड,
ठीक है, ड्रॉट, सूखा पड़ जाता था, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा भाई? पैसे तो टिलर्स के पास होते नहीं थे, फार्मर्स के पास कहाँ से लाएंगे पैसे? परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थी। सो दिस इज़ अ पॉइंट कि कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा था पैसे लगाने का, तो यहाँ से फार्मर्स क्या करें, टिलर्स क्या करें? Then we come to the fifth point, that is the gulf between owners of the soil and tillers of the soil. तो इसको भी हम एक पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं, गल्फ बिटवीन द ओनर्स एंड दी टिलर्स ऑफ द सॉइल। देखो ओनर्स का उठाओगे पॉइंट, वही है जो हम पहले डिस्कस करते रहे, वही स्टोरी, वही पॉइंट, वही लिखना है, लेकिन तुम्हें सब्जेक्टिव में लिखना नहीं है। दिस इज़ द सब्जेक्टिव नहीं है, तुम्हें लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें टिक करना है। चलो ठीक है, तो ओनर्स की क्या था कि भाई हम नहीं लगाने चाहते पैसे, हमें बस रेवेन्यू चाहिए। और टिलर्स बेचारे, उनको इतना भी नहीं मिलता था कि वो खुद के लिए कुछ उगा लें। तो टिलर्स जो थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, और जो टिलर्स जो थे उनके पास कुछ था नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, और जो ओनर्स थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से स्टैग्नेशन और बैकवर्ड ही आएगी हमारी इकोनॉमी। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अब ये क्या है? जो ये लैंड होल्डिंग्स थी ना, दैट वर वेरी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, मतलब कि एक पीस यहाँ, एक वहाँ, इतनी दूर दूर। तो यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे उगाया, फर्दर वहाँ पे मान लो लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या क्या, वहाँ पे वो चीज़ उगी नहीं, और इतनी दूर दूर क्या क्या चीज़ लेके जाओगे। तो ये एक जनरल पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आप डिस्कस कर लो, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक, यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट। तो ये जो ज़्यादातर लैंड होल्डिंग्स थी वो अनइकोनॉमिक थी, लो आउटपुट देती थी, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पे। देन द सेवन इज सबसिस्टेंस आउटलुक। नाउ फार्मर्स जो थे, फार्मिंग जो थी दैट वाज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ जहाँ पर आप क्रॉप प्रोड्यूस करते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे जो बहुत ही लिटिल सरप्लस था वो बचा था मार्केट के लिए, जिसकी वजह से देयर वाज लैक इन कमर्शियल आउटलुक, कमर्शलाइजेशन में लैकिंग हुई यहाँ पे। अकॉर्डिंगली बैकवर्डनेस आई, पॉवर्टी आई। यहाँ पर अब लास्ट पॉइंट देखोगे आप, व्हाट इज डिस्कस्ड हेयर, यहाँ पे बोला गया है कि बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, उसको एक्सप्लेन। बैकवर्डनेस किसकी वजह से आई? इन 4 फैक्टर्स की वजह से आई। स्टेगनेशन किसकी वजह से? इन 3 पॉइंट की वजह से आई। हैव रीडिंग, यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर। अब एक और पॉइंट डिस्कस किया गया, दैट इज द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट। तो पार्टीशन हुआ था हमारा, पता है, सबको पता है ऑब्वियसली। तो ये पार्टीशन जो हुआ था हमारी कंट्री का, इसका बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। कैसे? इंडिया को 82% ऑफ पॉपुलेशन मिली, लेकिन 65% ऑफ फूड ग्रेन एरिया मिला। रिच जो फूड प्रोड्यूसिंग एरिया से, जैसे कि वेस्ट पंजाब, सिंध, वेस्ट वेंट टू पाकिस्तान। और अगर ये इतनी अच्छी प्रोड्यूस करने वाली जगहें पाकिस्तान के पास चली गई तो ग्रेन शॉर्टेज, 65% ही तो मिला। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी वॉचिंग योर कमेंट्स। जस्ट कोई भी डाउट हो कमेंट सेशन में डालो, ठीक है, मैं ऑब्वियसली आंसर करूँगी आपको। और फिर हम अगला पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड। सो टिल देन कीप वॉचिंग KDG क्लासेस। All the best. Have a nice day.